नमस्कार साथियों। हम राजस्थान सामान्य ज्ञान अध्ययन के तहत आज दूसरे लेसन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से सुझाव प्राप्त हुआ है कि थोड़ा फोटो है वो कम दिखाई दे रही थी, तो उसको बड़ा किया गया है। एक सुझाव ये भी प्राप्त हुआ है कि सर जो राइटिंग है वो थोड़ी ठीक नहीं दिख रही या बड़े अक्षर हैं, तो ये बोर्ड पे इस्तेमाल करने वाले आदमी हम तो लिखने वाले थे। अभी ये टच पेन वगैरह पर इस पर थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो इसमें भी सुधार हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और राजस्थान कैसे अस्तित्व में आया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अब हम उस गांव तक पहुंच गए कि गांव कौन सा है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो अब तक जब हम हैं वो राजस्थान के मूल मूल मोटे जो रूपरेखा है उनकी क्षेत्रफल वगैरह इन तक हम पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम इनके अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे गांव में जाते हैं तो पहले मोहल्लों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अंदर गलियों का, ठीक वैसे ही धीरे धीरे हम राजस्थान के अंदर घुसते जाएंगे, इनके सामान्य जानकारी हम प्राप्त करते जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल की, क्योंकि भूगोल है वो इतिहास एवं अन्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, तो हम भूगोल से ही शुरुआत करते हैं। दूसरा सुझाव ये भी प्राप्त हुआ कि सर लेक्चर थोड़े लंबे हैं, तो मेरा ये प्रयास अब रहेगा कि मैं छोटे छोटे लेक्चर आपको दूं। मैं बड़े लेक्चर तो इस उद्देश्य से देना चाह रहा था कि कई हैं जो पाठक हैं वो कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई घर बेचारा है, कोई स्कूल में जा रहा है, तो वो 1 घंटे का रास्ते में जब वो स्कूल में जाए तो सदुपयोग कर सकता था। फिर भी आपके सुझाव है वो शिरोधारी हैं और हम उनको स्वीकार करेंगे और उनके अनुसार अब शुरुआत करते हैं। राजस्थान को मूल रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है और वो 4 है। इस तरह से राजस्थान को मूल रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। शब्द है वो थोड़े एक्स पेन पर लिखने का अभ्यास कम है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पर विशेष गौर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इनके निर्माण की दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का उद्भव हुआ, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार अस्तित्व में आया, उसके बाद में पूर्वी मैदान और सबसे अंत में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ। वास्तव में हम देखें तो अरावली जो पर्वतमाला है इस विभाजन का मुख्य आधार है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीन हिल्स तक 692 किलोमीटर लंबी है। 692 किमी। इसका राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर है। ब्रह्मखेड़ा सिरोही से लेकर और उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है। अब हम शुरुआत करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो शोषक एवं अर्ध शोषक प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को भारत का विशाल मरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है।
अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में कुल 13 जिले हैं, जिसमें जोधपुर रेंज के 6 जिले, बीकानेर रेंज के 4 जिले, 6 4 10, जयपुर रेंज के 2 जिले, झुंझुनू और सीकर 10 2 12, और एक अजमेर रेंज का जिला है, वो है नागौर। कुल 13 जिले हैं। इन 13 जिलों में से सिरोही को छोड़कर शेष 12 जिलों में इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। प्रदेश का विस्तार है। 12 जिलों के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है, जहां राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। थार का मरुस्थल है वो विश्व का नवीनतम मरुस्थल है, नवीनतम। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता। और सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, घना बसा। ठीक है। इस मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग उठा हुआ है, जिसे थली कहा जाता है, थली। इसी कारण से हनुमानगढ़ और सरदार सैल वाला जो क्षेत्र है वो थली कहलाता है। यह भौगोलिक आधार पर प्राप्त नाम है। और इस मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है, जिसे तली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तली। इस मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्यतः ढाल है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में है वो चेलिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल की प्रमुख जो नदी है वो है लूनी। थार का मरुस्थल थार का जो मरुस्थल है बस प्राचीन समय में थार के मरुस्थल में विशेषकर जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी बहती थी, जो जलपट्टी आज भी वहां मौजूद है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज ये प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र वाली जगह स्थित है। ये भूगर्भीय जलपट्टी है। इस लाठी सीरीज में सेवण, धामण और लीलोण जैसी पौष्टिक घासें उगती हैं। जैसलमेर के पास चांदन गांव में एक नलकूप बना हुआ है, जिससे मीठा पानी प्राप्त होता है। इस चांदन गांव को थार का गढ़ा कहते हैं। थार का गढ़ा कहा जाता है। थार के मरुस्थल का जो अधिकांश जो भाग है, थार के मरुस्थल में जो रेत है, रेत उसके पहाड़नुमा आकृतियां बनी हुई है, जिन्हें कहीं टिल्ले, टिब्बे, दोरा, बालू का स्तूप कहते हैं। और जैसलमेर की स्थानीय भाषा में इन्हें धरियन कहा जाता है। धरियन। रेगिस्तान में जो रेत, पत्थर के और मिश्रित टीले हैं, उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है।
जैसे रेतीला मैदान रहता है उसको इर्ग कहा जाता है। इर्ग ये रहता है रेतीला मरुस्थल। हमादा जो पथरीला मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है। और रेग पथरीला प्लस रेतीला मरुस्थल, इन दोनों को रेग कहा जाता है। इस तरह से हम मरुस्थल का अध्ययन करने के लिए इसे मोटे रूप से 3 उप विभागों में बांट लेते हैं। पहला है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल, ये मरुस्थल भारत पाक सीमा से सटा हुआ है, भारत पाक सीमा पर है, जो बालू का स्तूपों से आच्छादित है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको शेष मरुस्थल से अलग करती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे शेष मरुस्थल से अलग करती है। अब इसके जस्ट पूर्व की तरफ का जो भाग है वो है बाड़मेर, जैसलमेर वह बीकानेर का चट्टानी प्रदेश है। बीकानेर का चट्टानी प्रदेश है। यह मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र है जो पूर्णतः बालू का स्तूपों से मुक्त है। यहां बलुआ और चूना पत्थर की चट्टाने हैं। सोनों में जो जैसलमेर में जो चूना पत्थर मिला है वो इसी क्षेत्र में। ये जैसलमेर के आसपास, जैसलमेर का उत्तरी भाग, पोखरण का दक्षिण भाग, फलौदी का दक्षिण पश्चिम भाग, ये चट्टानी प्रदेश है। इसमें कोई भी बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जैसलमेर के पोखरण में जो ये चट्टानी प्रदेश है, यहाँ जो पानी एकत्रित हो जाता है वो रन और पलाया झीलों का निर्माण इसी क्षेत्र में यहाँ हो रहा है। जैसलमेर के आसपास 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने, लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने प्राचीन पेड़ों एवं जीवाश्म के अवशेष मिले, जिन्हें आकलवुड फॉसिल फारक कहा जाता है। जिन्हें आकलवुड फॉसिल फारक कहा जाता है। इसके पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं तो तीसरा प्रदेश आता है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल यह मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन इसमें टीलों और इनकी आकृति है वो महान मरुस्थल से थोड़ी कम है। लघु मरुस्थलीय प्रदेशों में जोधपुर का भाग, पूर्वी भाग, बीकानेर का उत्तरी भाग, चोरू का दक्षिण पश्चिम भाग, ये भाग इसमें सम्मिलित है। इनमें बालू का स्तूपों की भिन्न भिन्न आकृतियां बनी हुई है। जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण है वो वायु के समानांतर होता है। इसी प्रकार बालू का स्तूपों की चंद्र आकार की, ऐसे चंद्र के आकार की आकृति बन जाती है, तो इन को बरखान कहते हैं। बरखान ये अर्धचंद्राकार बालू के स्तूपों की आकृति है। ये है अस्थायी होते हैं और घातक भी होते हैं, क्योंकि बार बार इनकी जो स्थिति है वो बदलती रहती। इसी प्रकार है वो तारा बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों की आकृति है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र का जोधपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूपों की आकृतियां है वो पाई जाती है। अब अपन दूसरा भाग लेते हैं राजस्थान
बागर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इसको मरुस्थलीय भाग से अलग करती है। राजस्थान बांगर का हम अध्ययन करने के लिए इसको भी हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है घग्गर मैदान, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है। प्राचीन सरस्वती नदी जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। घग्गर नदी द्वारा हिमालय में शिवालिक पद असली कालका से हिमाचल से जो घग्गर नदी निकलती है, तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से जो जलोढ़ कांपीली मिट्टी है इसके द्वारा बहाकर लाई गई और घग्गर के मैदान में जो बालू का मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, वो जमा की गई। विशेष तौर से ऐसे कह सकते हैं कि घग्गर नदी की आई हुई बाढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। घग्गर नदी के तल को पाट कहा जाता है। घग्गर नदी के तल को पाट कहा जाता है, तल को। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं, नाली। घग्गर नदी मैदान है वो सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर इनमें फैला हुआ है। और जब घग्गर नदी में ज्यादा पानी आता, बाढ़ आती, तो इसका जो जल है वो पाकिस्तान में फोरट अब्बास बहावलपुर जिले में है, वहां तक ये अपना पानी ले जाती थी। ये जो क्षेत्र है राजस्थान का सघन सिंचित क्षेत्र है, सघन सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है। पहले ये गंग नहर द्वारा सिंचित था और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर और बांकड़ा नागल परियोजना से सिंचित है। ये क्षेत्र राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है, काफी मात्रा में यह अन्न का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख फसल हैं उनमें गेहूं, चावल, किन्नू, माल्टा, चुकंदर, इन फसलों का बहुलता से यहां उत्पादन होता है। जहां तक लकड़ी की बात करें तो यहाँ शीशम जो है फर्नीचर के रूप में काम ले जाने वाली वो शीशम यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है, उगाई जाती है और उनका फर्नीचर में उपयोग किया जाता है। तो ये था घग्गर का मैदान। दूसरा जो भाग है इसका है वो है शेखावाटी क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि राव शेखा और उसके वंशजों द्वारा शासित जो चूरू, झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाया। तो ये शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग ये सम्मिलित है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग। इस क्षेत्र में मेढा, रूपनगढ़ और कांतली जैसी अंतः प्रवाही नदियां बहती है। मेढा और रूपनगढ़ अपना जल है वो शामर झील में उड़ेलती है, जबकि कांतली नदी है खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर 100 किलोमीटर बहने के बाद मंडरेला चूरू बॉर्डर के समीप झुंझुनू का जो है वहां धोरों में विलीन हो जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है फसलों का वो है चंवला,
व मोट। इस क्षेत्र में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की बहुलता है, ध्यान रखिएगा, खेजड़ी की बहुलता है, जिसे शास्त्रों में समी वृक्ष कहा गया है। खेजड़ी की जो हरी पत्तियां हैं उसको लूंग कहते हैं, लूंग। खेजड़ी के जो फलियां लगती हैं उन कच्ची फलियों को सांगरी कहा जाता है। राजस्थान की जो प्रसिद्ध सब्जी है ना पंचकुटा, उसका सांगरी एक भाग है। जब यह सांगरी मोटी हो जाती है, सूख जाती है, तो उन्हें खोखा कहा जाता है, खोखा। इस प्रकार इस क्षेत्र में खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है उसकी बाहुलता है। अब अगला जो प्रदेश है वो है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि उत्तरी पूर्वी नागौर को छोड़कर शेष नागौर का जिला और कुछ जोधपुर का हिस्सा इस भूभाग में आता है। इस भूभाग में लवणीय झीलें जैसे डीडवाना है, डेगाना है, ये स्थित हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से मूंग और पान मेथी का उत्पादन होता है। नागौर का जो ताऊसर गांव है, ताऊसर गांव, इसमें पान मेथी बहुलता से उत्पादित होती है और ये विश्व में अपना स्थान बना रही है। तो इस क्षेत्र में जो प्रमुख फसलें हैं वो मूंग और पान मेथी। यहां मकराना में संगमरमर की चट्टानें भी हैं। मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। आगरा का जो ताजमहल बना हुआ है वो मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है। आगरा का ताजमहल मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब बांगर का जो चौथा प्रदेश बचा है वो है लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन, ये लूणी जवाई और उसकी सहायक नदियों जैसे सुकड़ी है, जोंजरी है, खारी है, इनसे इस बेसिन का निर्माण हुआ है। और ये इस बेसिन का विस्तार है पाली, जालोर, उत्तर पूर्व सिरोही, उत्तर पश्चिम सिरोही और दक्षिण बाड़मेर। दक्षिण बाड़मेर में इस बेसिन का विस्तार है। जालोर में लूणी नदी के बेसिन को रेल और रेला कहा जाता है। रेल या रेला कहा जाता है। इस बेसिन में प्रमुख रूप से जो उत्पादित होने वाली जो फसलें हैं वो है तिल, पाली में सर्वाधिक उनका उत्पादन होता है। जीरा, सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। इसबगोल, सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है। इसके अलावा अरंडी और अनार भी यहां उत्पादित होते हैं। जालोर का जो सुनहरी अनार जो है वो अपनी प्रसिद्धि बढ़ा रहा है। तो इस तरह से इन फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इस बेसिन में ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें भी हैं। इसीलिए जालोर जो है वो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां ग्रेनाइट खूब उत्पादित हो रहा है।
पश्चिम अरावली की जो कुछ पर्वत है, हालांकि हम अरावली वाले में उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन जब बात आएगी तो पश्चिम अरावली के कुछ पर्वतीय क्षेत्र जैसे छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत और उसके आसपास जो घुमावदार पहाड़ियां हैं वो छप्पन की पहाड़ियां कहलाती हैं। तो इस बेसिन में वो मौजूद है। छप्पन की पहाड़ियां जो है, नाकोड़ा पर्वत, मेवा नगर जिसका वर्तमान नाम है नाकोड़ा का, जहां जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ ही अधिष्ठाई भैरव का भी वहां मंदिर है। इसी के आसपास हल्दीश्वर तीर्थ है, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में ये पहाड़ियां भी स्थित है। इस तरह से ये राजस्थान का हमारा एक जो भौतिक प्रदेश था, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसका हमने विश्लेषण किया। अब अध्याय है वो काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए दूसरे भौतिक जो प्रदेश है, अरावली पर्वत प्रदेश, उसका हम दूसरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे।